नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। उल्टा पड़ा आम आदमी पार्टी का दांव। आप सांसद संजय सिंह के पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के आरोप की भाजपा ने खोली पोल। पूछा, सुल्तानपुर की वोटर अनीता सिंह का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में कैसे। अवैध बांग्लादेशियों पर भी दिल्ली पुलिस का एक्शन। पंजाब में किसान बंद के बीच भगवंत मान सरकार का ढुलमुल रवैया। आज खत्म हो रही है सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई समय सीमा, फिर भी अस्पताल नहीं भेजे गए किसान नेता डल्लेवाल। रेल और सड़क यातायात बाधित होने से जनजीवन प्रभावित। संबल पर समाजवादी पार्टी की सियासत जारी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने जाएगा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। चंदौसी में मिली बावड़ी की 9वें दिन भी खुदाई जारी। अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में तेज हुई न्याय की मांग। पीड़ित छात्रा से मिलेगी राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के रवैये पर उठाए थे सवाल, बनाई एसआईटी। पहाड़ पर बर्फबारी से उत्तर भारत के मैदान में बढ़ी ठंड। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन की चेतावनी। मौसम विभाग की चेतावनी, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बढ़ेगी ठिठुरन और कोहरा। और दिल्ली में वोटरों का नाम काटने को लेकर आम आदमी पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने भाजपा की शह पर हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने का दावा किया था। इस आरोप का फैक्ट चेक हुआ तो आप ही सवालों में घिर गई है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया था कि आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। इसके जवाब में भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनीता सिंह का एक शपथ पत्र साझा किया है। इस शपथ पत्र में अनीता सिंह ने स्वयं को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का वोटर बताया है। भाजपा ने पूछा है कि जो दिल्ली की वोटर ही नहीं है, उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट में कैसे कटवाया जा सकता है। भाजपा ने आगे कहा कि यदि अनीता सिंह ने एफिडेविट में स्वयं को सुल्तानपुर का वोटर बताया है लेकिन दिल्ली में भी वोट करती हैं तो यह कानूनन अपराध है। दिल्ली में वोटर लिस्ट में नाम हटाने और नाम कटवाने की जो एक सियासत चल रही है, आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कई इस तरह के आरोप लगा रही है कि दिल्ली में वोटर लिस्ट में फेरबदल की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस काम में लगी हुई है। इसी पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार करते हुए सांसद संजय सिंह की पत्नी ने जो एफिडेविट दिया है, उस एफिडेविट में जो सच्चाइयां हैं उनको सामने लेके आए हैं। और अब ये पलटवार आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। इसी पर और जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ धीरज। आम आदमी पार्टी जिस एक तरह से लगातार मजबूती से इस बात को कहे जा रही है और एक बड़ा आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी में कि दिल्ली चुनाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। लेकिन अब जो तथ्य सामने आए हैं संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह को लेकर, उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल सही कहा। शुरू से भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि दिल्ली में जो फर्जी वोटर्स की संख्या काफी संख्या में आम आदमी पार्टी की तरफ से बनवाए गए। एक तरीके से कह सकते हैं एक सघन अभियान के तहत इससे पहले भी, अभी से 15 दिन पहले दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के कई इलाकों में जाकर वोटर्स लिस्ट से जाकर वहां के जो लोगों से जानने की कोशिश की कि किस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से बांग्लादेश के लोगों का फर्जी वोट बनाया जा रहा है। और उस तहकीकात में जो तथ्य सामने आया था, वो तथ्य ये था कि एक जो शाहदरा का जो इलाका है, उस शाहदरा के इलाके में एक मकान में जहां 48 जूते नहीं जिस मकान में रखे जा सकते हैं,
उस मकान के नाम पर 48 वोट पाए गए थे। उसके बाद से ही जो दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी है वो फर्जी वोटर्स के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश कर दी थी। और अभी का जो मामला है फर्जी वोटर्स का, उसमें जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पे आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली में वोटरों का नाम कटवा रही है, आम आदमी पार्टी का आरोप ये था कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी उनके वोटर को का नाम कटवा रही है। इस पर आज भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है और जिस तरीके से पूरी की पूरी बीजेपी की टीम आम आदमी पार्टी को घेरने में लगी है और इस घेरने में जो संजय सिंह की जो पत्नी का जो खुलासा हुआ है और ये ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया है। उन्होंने उस ट्वीट में साफ तौर पर उनकी पत्नी के एफिडेविट को दिखाया है जिसमें कि ये कहा गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अनीता सिंह सुल्तानपुर की रहने वाली है, संजय सिंह की पत्नी है और अनीता सिंह का वोट सुल्तानपुर में भी है, तो फिर कैसे अनीता सिंह अपना वोट दिल्ली में भी डालती है। इस मामले का खुलासा आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है और इस खुलासे पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी एक ट्वीट किया है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो वोटर फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इसके अलावा मनोज तिवारी जो दिल्ली के सांसद हैं उन्होंने भी फर्जी वोटर का मामला उठाया है और वीरेंद्र सचदेवा ने साफ तौर पे ये कहा है कि जिस तरीके से हमने अपनी टीम के साथ 15 दिन पहले जिस बात की हमने खुलासा की थी कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेशी लोगों के नए नए वोटर बनाए हैं और हर साल 5 से 6 लाख जो वोट में इजाफा होता है वो इजाफा आम आदमी पार्टी की तरफ से कर दिया जाता है और ये ऐसे वोटर हैं जिनका कि वोट एक पते पर होता है लेकिन वो लोग उस स्थान पर होते नहीं हैं, वो किसी दूसरे स्थान पर होते हैं। जबकि जब वोट का वक्त आता है, वोट का समय आता है तो उस समय में उनको बुलाया जाता है और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिल्ली चुनाव में एक बड़ा मुद्दा इस समय बन चुका है घुसपैठियों की जो फर्जी वोटिंग है उसे लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है। इस बीच आप हमारे साथ बने रहिएगा लेकिन हम दर्शकों को सुनाएं कि मनोज तिवारी का क्या कहना है। डिबेट के बाद वो ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी। तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं, हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहाँ है। उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में उसका कैसे कटवाओगे आप? धीरज, हमने देखा था संजय सिंह जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अपनी पत्नी का पूरा वो जो उनका फॉर्म है जिसको डिलीट कराया जा रहा है, उनका कहना था कि मेरी पत्नी का वोट कटवाया जा रहा है, उसकी एप्लीकेशन दी गई है, उसको लेकर उन्होंने पीसी की थी। क्या अब जो एक गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर और आरोप कहें कि उन तथ्यों के साथ उनका खुद का एफिडेविट है अनीता सिंह का, अब संजय सिंह कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर सफाई देने वाले हैं, कुछ पता चल रहा है क्या? देखिए, जरूर संजय सिंह इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि अभी जो दिल्ली की जो बड़ी खबर ये है कि अभी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और उस प्रेस वार्ता में उन्होंने दिल्ली के पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की है और दिल्ली के पुजारी को और दिल्ली के ग्रंथी को 18,000 रुपये प्रत्येक महीने देने की घोषणा की है। रितु जी, मैं आपको बताऊं कि इससे अभी आधे घंटे पहले मैं अरविंद केजरीवाल जी के रेसिडेंस पर था और उस रेसिडेंस पर जो दिल्ली के जो 250 इमाम थे वो उनके आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और इमामों का साफ तौर पर यह कहना था कि उन्हें 17 महीने की सैलरी नहीं मिली है। तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से घोषणा दर घोषणा करती जा रही है, लेकिन जो लाभार्थी वर्ग हैं, चाहे वो दिल्ली के इमाम हो, जैसा कि आज हमने देखा कि जो इमाम एसोसिएशन के जो अध्यक्ष साजिद रशीदी भी वहां पे पहुंचे हुए हैं और दिल्ली का जो इमाम जो संघ के अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि हमने 20 दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश की है, उनसे ये जानने की कोशिश की है कि मुझे 17 महीने की सैलरी क्यों नहीं मिली है, इसका मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। ये जरूर है कि बिल्कुल धीरज, पहले हमारी आती सी बिल्कुल धीरज, एक तरफ पहले इमामों को वेतन दिया गया,
एक तरफ पहले इमामों को वेतन दिया गया और फिर अब इमामों की शिकायत है कि पिछले शायद 17 महीने से उनकी तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। आइए एक बार ये भी सुनते हैं कि इमामों का क्या कहना है। दिल्ली चुनाव से पहले राजधानी के इमामों ने भी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला है। 17 महीने हो गए और एक दिन के बाद 18 महीने हो जाएंगे, हमारी तनख्वाह नहीं मिली है और हम पिछले 6 महीने से बराबर प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से मिले हैं, एलजी से मिले हैं, अश्वनी कुमार से मिले हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो पूरी दिल्ली को देख रहे हैं, छोटे बड़े जितने भी अफसर हैं उन तमाम लोगों से मिलकर हम परेशान होकर यहाँ आए हैं ताकि अरविंद केजरीवाल से भी पूछें कि भाई आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमें सैलरी क्यों नहीं दे रही है। हम थर्सडे भी आए थे, थर्सडे में इन्होंने आश्वासन दे दिया कि आप सैटरडे आ जाओ, आपकी मुलाकात हो जाएगी। सैटरडे भी फिर मुलाकात नहीं हो पाई, अब फिर आए हैं। अगर अब भी ये लोग मुलाकात नहीं करेंगे, नहीं बताएंगे तो हम बैठ जाएंगे यहाँ धरने पर और जब तक हमारी सैलरी नहीं मिलेगी हम उठेंगे नहीं। धीरज, हम ये जानते हैं कि किस तरह से 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी मांग उठाई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवेश वर्मा ने कहा था कि जिस तरह से इमामों को तनख्वाहें दी जा रही हैं क्योंकि दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो अनरजिस्टर्ड मस्जिदें हैं उनकी इमामों को भी आप सरकार ने कहा था कि उनको तनख्वाहें दी जाएंगी और ये बांटी जा रही थी तनख्वाहें। तो अभी इमाम तो अपनी तनख्वाहों का एक तरह से मांग कर ही रहे हैं। 18 महीने होने जा रहे हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। एक आज नई योजना के साथ अरविंद केजरीवाल पुजारियों और ग्रंथियों के लिए आए हैं। तो किस तरह से सिर्फ योजनाओं के बल पर अब चुनाव की एक तरह से वैतरणी पार करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। संजीवनी, उसके बाद अब इमामों को, पहले इमामों को, फिर संजीवनी और अब पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजनाएं। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि अभी आम आदमी पार्टी के संयोजक ने कहा है कि कल से जो दिल्ली का जो कनॉट प्लेस का जो हनुमान मंदिर है, उस हनुमान मंदिर से कल वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे और इस प्रक्रिया के लिए खुद वो कल हनुमान मंदिर पहुंचेंगे और वहीं से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होगी। एक तरफ से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने देना चाहती है, लेकिन जो 2022 में उन्होंने इमाम के लिए भी जो 18,000 रुपये देने की घोषणा करी थी, तो आज वही इमाम दिल्ली की सड़कों पे हैं और आज उन्होंने अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक तरीके से साफ जाकर कह दिया है कि अगर मुझे ये सैलरी नहीं मिलती है तो दिल्ली के जो 250 इमाम हैं वो दिल्ली के 70 सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर। और जहां तक आपने फर्जी वोटर्स का मामला उठाया है, फर्जी वोटर्स के मामले में दिल्ली बीजेपी शुरू से ये कहती आई है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में बांग्लादेशी घुसपैठियों को और रोहिंग्या का जो फर्जी वोट है वो एक पते पर बनवाती है और वोट के समय उन लोगों को बुलाकर उनसे वोट डलवाती है, हालांकि उस पते पे कोई होता नहीं है। तो एक तरीके से जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दिल्ली में फर्जी वोटर का खुलासा हुआ है, तो आपने जो पूछा इसका जवाब जरूर संजय सिंह अपनी प्रेस वार्ता में देंगे और उनको ये बताना होगा कि फर्जी वोटर के मामले में जो आरोप वो बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है। जी धीरज, दिल्ली में रोहिंग्याओं और घुसपैठियों को बसाना और उनका वोट, जो कि आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि जब फर्जी वोटरों की तफ्तीश की जा रही है तो उसमें कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें घुसपैठिए शामिल है। सवाल ये भी उठ रहा है कि तमाम वो दस्तावेज उनके पास कहते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो। इस बीच में क्या केजरीवाल घिरते दिखाई दे रहे हैं कि रोहिंग्याओं और घुसपैठियों के समर्थक केजरीवाल को आज निकल के आना पड़ा और फिर पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक योजना जारी करनी पड़ी। इस चुनाव से ठीक पहले अपने ऊपर लगे कई ऐसे हमलों का एक तरह से अब जवाब दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जिस तरीके से यहाँ पे घोषणाएं हो रही है, अगर आप घोषणाओं के बारे में जाने तो देखिए दिल्ली में जो महिलाओं के लिए महिला सम्मान जो योजना की उन्होंने घोषणा कर दी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम उसके लिए 2100 रुपया देंगे। जो सबसे बड़ी बात है कि उन घोषणाओं के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से ही विज्ञापन आता है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार कोई घोषणा महिला सम्मान के लिए करने जा रही है या बुजुर्गों के जो इलाज के लिए जो अगर वो घोषणाएं करने जा रही है तो उसके लिए किसी प्रकार का नोटिफिकेशन अभी सरकार की तरफ से नहीं निकाला गया है। और ये नोटिफिकेशन, ये जो विज्ञापन है वो दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने और दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग ने दिया है। उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है
और रजिस्ट्रेशन के सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि कोई जो सरकार का कोई अमला, कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी उस रजिस्ट्रेशन में नहीं पहुंच रहा है, बल्कि उस रजिस्ट्रेशन में जो हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो खुद जगह जगह पर एक तरीके से टेंट लगाकर बैठते हैं और जो महिलाओं का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण खुलासा इसमें ये हुआ है कि इस रजिस्ट्रेशन में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार किसी महिलाओं को 2100 रुपये की सम्मान निधि की राशि देना चाहती है तो उसके लिए उनको उनका जो बैंकिंग डिटेल्स लेना चाहिए, उनका आधार कार्ड डिटेल्स लेना चाहिए, लेकिन ना वो किसी से बैंकिंग की डिटेल्स ले रहे हैं, ना ही वो किसी से आधार का डिटेल्स ले रहे हैं, केवल वो वोटर आईडी के डिटेल्स ले रहे हैं और उसके आधार पर उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो एक तरीके से जो महिला सम्मान की बात हो रही है या बुजुर्गों की जो इलाज की बात हो रही है, तो उस इलाज के नाम पर आम आदमी पार्टी की तरफ से एक तरीके से दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ठीक, धीरज अंत में एक सवाल, महिलाओं से जुड़ी सम्मान निधि की बात हुई, उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आज पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक योजना का ऐलान कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरविंद केजरीवाल ने, और कल से उसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, उसका किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो क्या एलजी इन तमाम चीजों का संज्ञान ले रहे हैं या दिल्ली में इसी तरह से अब की बार चुनाव ऐसे होने जा रहा है कि सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं होती रहेंगी, लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे और चुनावों का ऐलान हो जाएगा? बिल्कुल सही आपने पूछा है। देखिए, अभी जो कांग्रेस के जो पूर्व सांसद हैं संदीप दीक्षित की तरफ से 2 दिन पहले एलजी को एक पत्र लिखा गया था और उस पत्र में उन्होंने 3 शिकायत आम आदमी पार्टी की तरफ से की थी। और उस शिकायत में उन्होंने जो महिला सम्मान निधि की जो बात हो रही है, उस शिकायत को भी उन्होंने एलजी के सामने रखा कि देखिए किस तरीके से दिल्ली में बिना नोटिफिकेशन के यहाँ की जनता को गुमराह किया जा रहा है, यहाँ की महिला वोटर को गुमराह किया जा रहा है। और संदीप दीक्षित के जो उनके पत्र के, उनके शिकायत के आधार पर एलजी ने इसके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें कि महिला सम्मान के साथ बाकी 3 जो मामले हैं वो भी मामले हैं, जिसमें कि उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि जो दिल्ली में पंजाब की तरफ से अवैध तरीके से यहाँ पैसे पहुँच रहे हैं। तो कुल मिला के 3 शिकायतें हैं जो कि एलजी ने जिसके जाँच के आदेश दिए हैं। उसी प्रकार से महिला सम्मान निधि की अब 2 और जो घोषणाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से आज हो गई। अब सवाल उठता है कि इन घोषणाओं के लिए पहले नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ या इतनी जल्दीबाजी में सरकार इस तरीके की घोषणा क्यों कर रही है? क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप बुजुर्गों के इलाज के लिए किसी जो घोषणा की बात करते हैं तो दिल्ली में ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि साफ तौर पे जो सरकारी अधिकारी के पास पहुंचते हैं कि हमारे लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से ये घोषणाएं हुई है और इसका लाभ मुझे मिलना चाहिए। तो सरकारी अधिकारी का जवाब होता है मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है, मेरे पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, या आप कह सकते हैं कि इसके लिए किसी तरीके के जो कैबिनेट की जो बात होती है कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में इस पूरे मामले को ये देखा जा रहा है कि ये जनता को गुमराह करने की कोशिश की है। और जो सवाल आपने पूछा, इस बारे में एलजी ने संज्ञान लिया है और एलजी ने इसके खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज इन पूरी जानकारियों का। और दिल्ली चुनाव की तारीखें अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ जिस तरह से योजनाओं की घोषणा हो रही है वो कई तरह के सवाल जरूर खड़े कर रही है। बहुत धन्यवाद धीरज। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में चयनित शिक्षक भी विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचे। ये वे शिक्षक हैं जिनका चयन हो गया है लेकिन इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। दरअसल पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग चलाने में फेल हो रही है। पुलिस ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के शिक्षकों को हिरासत में लिया। तो पंजाब के शिक्षक अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे हैं दिल्ली। पंजाब से ये तमाम शिक्षक पहुंचे हैं। इनका कहना है कि इनका एक तरह से इनकी नियुक्ति हो चुकी है लेकिन इनको नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया है। हमारी 5 साल की सर्विस बिल्कुल बंद कर दी है, खत्म कर दी गई है और पंजाब में हमारी कोई भी सुन नहीं रहा। हम केजरीवाल के पास आए थे कि हमारी कुछ ना कुछ सुनवाई यहाँ पे होगी, पर ये भी हमारी बात नहीं सुन रहे। यहाँ पे सरकार ये सोचती है ना ये धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये भी एक धरने के रूप से ही निकले हैं बाहर। हमारी मांगे नहीं मान रही, पंजाब में हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अभी यहाँ दिल्ली में भी केजरीवाल भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे, हमारी बात नहीं सुन रहे। देखिए आने वाला भविष्य दिल्ली का क्या होगा। 15 दिन के अंदर अंदर
हम 1000 की गिनती में प्रोटेस्ट करने आएंगे, क्योंकि आज हम फूल लेके आए थे गांधीवादी तरीके से, भी हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, उम्मीद लेके आए थे। पंजाब में कुछ नहीं है, लारे लगा रहे हैं, यहाँ पर आए थे, इन्होंने आज हमें धक्के मारते घर से निकाला। कब आएंगे ना, ये झूठा है 1 नंबर का। जो पंजाब के मंत्री हैं वो अपनी तरफ से फैसला नहीं लेते, वो केजरीवाल से पूछकर फैसला लेते हैं। तो हम इनके पास फूल लेके आए थे, लेकिन ये हमारी यहाँ गिरफ्तारियां कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे, अपने किए वादे पूरे नहीं कर रहे। तो पंजाब के शिक्षक दिल्ली पहुंचे अरविंद केजरीवाल से मिलने, हालांकि मुलाकात नहीं हुई, किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला है। उनका कहना है कि आने वाले समय में और बड़ी संख्या में वो लोग दिल्ली कूच करेंगे। उधर पंजाब के किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। बंद के कारण 100 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है और बस सेवा भी प्रभावित हुई है। आज सुबह 7 बजे से लेकर शुरू हुआ चक्का जाम अब शाम 4 बजे तक रहेगा। बंद से बचने के लिए पुलिस ने नए रूट भी बनाए हैं। पीआरटीसी पंजाब और अन्य राज्यों में 577 रूटों पर बसें चलाता है, जो इस दौरान प्रभावित रहेंगी। ये बसें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड को कवर करती हैं। बंद के दौरान सब्जी और दूध सप्लाई भी बंद रहेगी। हालांकि बंद के दौरान आपातकालीन सेवा में बाधा नहीं डाली जाएगी। पंजाब बंद का फैसला पिछले हफ्ते संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने लिया था। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी समेत मांगों को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। बंद के मद्देनजर पंजाब के तमाम हिस्सों से किसान खनौरी सीमा पर जुटना शुरू हो गए हैं। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। पंजाब में किसानों के बंद के आह्वान के कारण गुरदासपुर में लगभग सभी बाजार बंद हैं। दूध और सब्जियों की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। गुरदासपुर अमृतसर मार्ग को किसानों ने जाम कर दिया है। बस और रेल परिवहन सुविधाएं भी प्रभावित हुई हैं। ड्यूटी वाले या इधर उधर जाने आने वाले हैं, लेकिन रात से पता लग गया था वैसे तो कि पंजाब बंद है किसान एजिटेशन के कारण, लेकिन सोचा शायद क्या पता इक्की दुक्की चल रही हो बस तो जाके ड्यूटी कर लेंगे। वैसे भी बंद तो इतने टाइम से है ही, परेशानी तो रोज होती थी, आज थोड़ी ज्यादा होगी। आप भीड़ देख रहे हो पूरी बस स्टैंड पे कितनी है। कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, तो बेचारे लोग घर से मेरी तरह आ गए बैग लेके। अब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे कैसे, किस तरीके से क्या होगा। सारी ट्रेन मेरी रद्द हो चुकी है। उसके अलावा मैं बस स्टैंड पे आया, यहाँ पे आम जनता बहुत परेशान हो रखी है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ठंड इस तरह का हो रहा है, इसके चलते बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, रास्ते नहीं ब्लॉक करने चाहिए। पटियाले जाना है और बस का कुछ वो तो पता चला, फोन के उससे पता चल गया है कि हाँ वो लगा हुआ जाम, लेकिन देखो क्या होता है। क्या तो रहे हैं, आ जाएगी। अभी तो 4 बजे तक का बताया गया है कि 4 बजे के बाद में खुलेगा। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं गौरव, लगातार लोगों को असुविधा हो रही है, 35वां दिन हो चुका है और जिस तरह से आज पंजाब बंद का ऐलान किया गया है, शाम 4 बजे तक लोगों का दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ट्रेनों को रद्द किया गया है। बसों के रास्ते में जो दिक्कतें हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, किसान संगठनों की ओर से आज सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक का बंद का ऐलान किया गया है और इसको जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों को खासा परेशानियां पेश आ रही हैं, खास करके कई जगहों पर रेल और रोड से जो संपर्क है उस पर गतिरोध पैदा हुआ है, उस पर आवाजाही काफ़ी प्रभावित हुई है। अगर बात करें अम्बाला की, जो एक प्रवेश बिंदु माना जाता है पंजाब के लिए, वहाँ से गुजरने वाली जो रेलगाड़ियाँ हैं वो रेलवे ने एक सूची जारी करके कहा है कि कई सारी रेलगाड़ियों को कैंसिल किया गया है, कईयों के रूट को जो है वो शॉर्ट किया गया है। इसके अलावा किसान आंदोलन के ने जगह जगह पर जो लोग हैं, जो जत्थेबंदियाँ हैं, वो कई जगहों पर बाज़ार में जाकर, टोल प्लाजा पे जाकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ तो इसका इतना असर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन यहाँ स्थिति सामान्य है। लेकिन मोहाली जो इससे बिल्कुल सटा हुआ है, वहाँ पर बाज़ार बंद नज़र आए, दुकानें बंद हैं, अनाज मंडियाँ बंद हैं और कई जगहों पर सड़कें रोकी हुई हैं। तो जो लोग मोहाली से चंडीगढ़ आते हैं नौकरी करने, अपने काम को लेकर, उनको काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। इसके अलावा दिल्ली से
जो हाईवे जाते हैं अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, वहाँ पे भी हरियाणा बॉर्डर के बाद जो है वो बसें का प्रवेश नहीं कर पा रही हैं, जिसके चलते हज़ारों लोग परेशान हैं। कई लोग जो हैं वो बस अड्डों से वापस लौट रहे हैं कि उन्हें बसें नहीं मिल रही हैं। पीआरटीसी जो पंजाब रोडवेज है वो भी 2 बजे तक अपनी सेवाएं बंद रखेगी। हिमाचल रोडवेज, उत्तराखंड रोडवेज, चंडीगढ़ रोडवेज भी इस बंद के चलते जो है वो पंजाब में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं और हज़ारों लोग इससे दिक्कत आ रहे हैं। आप जानते हैं कि यहाँ गौरव, पर बड़ी बात ये भी है मौसम जो कि वो काफी बेदर्द है, कोहरा पड़ रहा है जी, और ऐसे में जी गौरव, मौसम की मार साथ ही साथ पंजाब बंद की भी मार आम जन को इस समय झेलनी पड़ रही है। ऐसे में गौरव, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख एक तरह से अपनाते हुए पंजाब सरकार को सख्त निर्देश भी दिए और समय सीमा बाकायदा तय की कि जगजीत सिंह डल्लेवाल की स्थिति गंभीर हो रही है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और 31 दिसंबर तक उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाए। तो इस पर पंजाब सरकार ने क्या किया है अभी तक? जी देखिए, इस पे पंजाब सरकार का अभी तक कोई ऐसा कदम देखने को नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई शनिवार को तो बेंच ने कहा कि आप जो है ये इसको क्यों ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवहेलना माना जाए। आप जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता हैं और जो लगातार अनशन पे हैं, आवरण अनशन पे, उनसे बातचीत करिए और उनका अनशन खत्म करवाइए, उन्हें फैसिलिटीज़ दीजिए, उन्हें हॉस्पिटलाइज कीजिए। लेकिन पंजाब सरकार ने ये कहा कि ओर से कहा गया कि उन्होंने कोशिश की थी, उन्होंने बातचीत लगातार जारी है, लेकिन वे मान नहीं रहे हैं और उन्हें किसानों ने घेरा हुआ है। तो ऐसे में अगर वो कोई कड़ा कदम उठाएंगे तो शायद लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या पेश आ सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर 31 तारीख को यानी कि कल फिर सुनवाई होनी है। तो अब देखना होगा कि अब पंजाब सरकार क्या कहेगी कल कोर्ट में जाकर। और इस समय डल्लेवाल की स्थिति क्या बताई जा रही है गौरव? वेट एंड वॉच के मूड में सरकार नजर आ रही है। हाँ गौरव, देखिए डल्लेवाल जो है जगजीत सिंह डल्लेवाल करीब 70 वर्ष उनकी उम्र है और पिछले 35 दिनों से लगभग आमरण अनशन पर हैं। तो उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम है। गौरव, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की गंभीरता और इस पूरे मामले को जिस तरह से पंजाब सरकार डील कर रही है उस पर कई सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से कहा कि इससे पहले के निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया है, तो क्यों ना इसको कोर्ट की अवमानना माना जाए। ये मामला कल और बेहद गंभीर हो जाएगा अगर कल तक की समय सीमा के तहत डल्लेवाल को अस्पताल नहीं भर्ती कराया जाता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जिस तरह के निर्देश दे रहा है और उस बीच हम देख रहे हैं भगवंत मान, पिछले 35 दिन में जब यह आंदोलन लगातार चल रहा है और कई बार प्रयास किया गया दिल्ली कूच का, इस बीच में मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। तो ये पूरा पंजाब सरकार की गंभीरता को भी दिखाता है किसानों से जुड़े मसले पर और खासकर डल्लेवाल जो किसान नेता हैं उनकी गंभीर हालत पे भी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव इस पूरी जानकारी के लिए इस मसले पर। और पंजाब बंद के आह्वान का असर हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है। बताएंगे आपको किस तरह से हरियाणा में लोगों को परेशानी हो रही है पंजाब बंद के किसानों के ऐलान से, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल का निराला MDH मसाला। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप।
या बिल? मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। संबल हिंसा को लेकर सियासत जारी है। इसी बीच समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल आज संबल जाएगा। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा यूपी माता प्रसाद पांडे सहित 11 सदस्यीय सपा का प्रतिनिधिमंडल संबल पहुंचेगा। प्रतिनिधिमंडल में संबल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल रहेंगे। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद संबल जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक बाहर के लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए थे। पाबंदी अवधि खत्म होने के बाद सपा का प्रतिनिधिमंडल आज संबल पहुंचेगा। विकास हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विकास, आज 2 बजे के करीब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल संबल पहुंच रहा है। अगर हम ये कहें कि प्रशासन की तैयारी क्या है, पीड़ितों से मिलने का एक तरह से प्लान है और माता प्रसाद पांडे ने ये भी ऐलान किया है कि पीड़ितों को कुछ राशि भी उनके परिजनों को दी जाएगी, तो इस पर अभी का अपडेट क्या है? जी, जैसा कि आप बता रही हैं बिल्कुल वैसा ही है। अभी सपा जिला अध्यक्ष ने वहां के संबल ने बताया कि जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आ रहा है वो समाजवादी पार्टी के द्वारा जो घोषित की गई सहायता राशि 5-5 लाख रुपए की थी वह वितरित की जाएगी। संभल के निरीक्षण भवन में ये सारे लोग पहुंचेंगे और वहीं पर पीड़ित परिजन वहां पर पहुंचेंगे और उनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात के बाद यह प्रतिनिधिमंडल जो उनकी वार्ता होती है, जो संदर्भ में वो लोग बताते हैं, उस सारी एक रिपोर्ट तैयार करेगा। वो रिपोर्ट अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। लेकिन आपको बता दे रही तो कि इस पूरे मामले में, प्रकरण में समाजवादी पार्टी ने जो राजनीति की है उसकी लाइन बिल्कुल साफ दर्शाती है कि किस तरीके से एक धर्म विशेष के लोग अगर होते हैं तो वो वहां पर आर्थिक सहायता की राशि प्रदान करते हैं, वहां प्रतिनिधिमंडल जाने का प्रयास करता है और वहां पहुंचकर दोबारा फिर से आज सहायता राशि प्रदान की जाएगी। लेकिन अन्य जगहों पर शायद उनको नजर तक भी नहीं जाती है। 12 का मामला होता है। ऐसे में वहां पर जो जांच चल रही है, वहां पर 28 पुलिसकर्मी बुरी तरीके से घायल हुए थे। वहां पर उनको भी जो है गोली लगी थी, उनका कोई जिक्र नहीं होता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभी उस मामले में, संभल हिंसा मामले में 50 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन 50 लोगों के साथ साथ 91 लोग नामजद हैं। तो और लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। पूछताछ के आधार पर NBW काटा जाएगा, कुर्की की कार्रवाई आगे की जाएगी। इस पूरे मामले पर जो कारतूस मिले हैं उनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है। क्योंकि वो कारतूस पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस थे, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जिस तरीके से वहां इनपुट थे और संभल के पुराने अगर बात करें तो वहां के लोगों के जो एक खास संबंध थे, चाहे वो दुबई से रहे हो, कराची से रहे हो या अफगानिस्तान से रहे हो, तो इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी कोई ऐसे राजनीति का मौका नहीं चूकना चाहती है। खास विशेष वर्ग की ओर जो कहा जाता है समाजवादी पार्टी एक ही वर्ग खास के धर्म के प्रति जो राजनीति करती है, उनको सांत्वना देने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए जाती है। लेकिन वहां पर वाकया कुछ और होता है। वहीं के उनके सांसद बिजली चोरी के मामले में पकड़े जाते हैं और ये साफ दर्शाता है कि जो संविधान की बात करते हैं, क्या संविधान में लिखा है कि बिजली चोरी की जाए, जनता मीटर लगवाया जाए? शायद इस बात के जवाब समाजवादी पार्टी नहीं देती है और वो अपनी जो राजनीति है उसी के लक्ष्य कदम पर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और इन तमाम एक तरह से अपराधों के केंद्र में समाजवादी पार्टी सांसद ज़कीउर रहमान बर्क का नाम लगातार आया है इन तमाम मामलों में जिसका आपने जिक्र किया है। ऐसे में विकास, माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में ये पूरा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, ज़कीउर रहमान बर्क है, इसके अलावा और कौन कौन लोग इसमें प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं? इसी के साथ क्या प्रशासन इन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए उनके घर तक जाने की अनुमति दे रहा है या उस इलाके में जाना प्रतिबंधित है? जी बिल्कुल, उस इलाके में तो अभी जाना प्रतिबंधित है। ये प्रतिनिधिमंडल निरीक्षण भवन पहुंच रहा है, PWD गेस्ट हाउस, जहां पर पहले से वहां प्रशासन के द्वारा इंतजाम किए गए हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता वहां के स्थानीय पहले से मौजूद हैं। इकबाल महमूद जो इसी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है, वहां के सदर विधायक हैं, वो वहां पर पहुंच चुके हैं। बाकी नेता अभी कुछ देर बाद वहां पर पहुंचेंगे और इस प्रतिनिधिमंडल में खासतौर से जो नाम शामिल है, समाजवादी पार्टी के विधान परिषद के
जो नेता हैं वो हैं इनके सांसद इकरा हसन है, मुजफ्फरनगर सांसद हैं, इनके विधायक हैं, तमाम सारे विधायक हैं। यही प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा है और यह प्रतिनिधिमंडल माता प्रसाद पांडे के नेतृत्व में आ रहा है। यह अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को देगा और उसके आधार पर उनको आगे की क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ राजनीति, क्या कुछ अपनी दिशा तय करनी होगी। समाजवादी पार्टी उसके मद्देनजर तय करेगी, लेकिन उनकी लाइन तो बिल्कुल साफ है कि एक टारगेट विशेष पर ही उनको राजनीति करनी है। वहां पर 28 पुलिस वाले जख्मी होते हैं, उनकी बात नहीं की जाती है। वहां एक पीड़ित बात करता है जो भीड़ का हिस्सा नहीं था, उसको गोली लगती है, उसके चाचा के द्वारा FIR कराई जाती है, उस पर कोई बात नहीं होती है, उसे पीड़ित नहीं समझा जाता है। वहां पर जो तमाम सारे तथ्य निकल कर आ रहे हैं, वहां पर जो बिजली चोरी हो रही है, एक एक घर से 100 घरों को बिजली सप्लाई की जा रही थी, इन सब पे नहीं बोलेंगे। समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनके यहाँ बिजली चोरी का मामला पकड़ा जाता है, उस पर कोई जिक्र नहीं होता है, उस पर कोई बात नहीं होती है। जी, 2 मोर्चों पर संबल प्रशासन एक तरह से इस पूरे संबल पर काम कर रही है। विकास, एक मोर्चा तो ये है जहां एक तरफ संबल हिंसा हुई, उसके बाद राजनीतिक पार्टियां इसका राजनीतिकरण ना करें, उसको लेकर प्रशासन काफी मुस्तैद और सख्त दिखाई दे रहा है। एक तरह से बाहरी लोगों का प्रवेश बंद था, जो कि एक लंबे समय के बाद अब सपा प्रतिनिधिमंडल संबल पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से लगातार बावड़ी की खुदाई जारी है और तमाम उन कूपों की खुदाई जो हो रही थी, उसमें अब बावड़ी की खुदाई को लेकर और क्या तथ्य सामने आ रहे हैं? देखिए, रानी की बावड़ी की खुदाई चल रही है और वहां पर धरोहरों को संजोने का काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार का पहले से ही ये लक्ष्य था कि पूरे प्रदेश में जहां भी प्राचीन धरोहर है, जो विरासत है, उनको संवारने का काम किया जाए। क्योंकि अपने इतिहास को जाने बिना भविष्य का जो इबारत लिखनी होती है, भविष्य में आगे बढ़ना होता है, वो संभव नहीं होता है। फिलहाल संभल का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है, पौराणिक महत्व बहुत ज्यादा है। वहां पर 51 तीर्थ और 19 कूप की बात कही जाती है। वहीं पर श्री हर विष्णु के 10वें अवतार की बात हमारे पुराणों में लिखी हुई है कि कल की अवतार संभल में ही होगा। तो एक आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व हमेशा से संभल कर रहा है, लेकिन संभल की डेमोग्राफी जिस तरीके से परिवर्तित हुई वहां जो 1978 में हुआ, 1972 में हुआ, 92 में हुआ, लगातार हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किए गए, उनको मोहल्ले के मोहल्ले वहां से पलायन करना पड़ा। एक व्यक्ति वहां पे जो रहता था, जो पैसे देने का काम करता था, उसके पूरे परिवार को मार दिया जाता है, उसके पैर काटे जाते हैं, उसके हाथ काटे जाते हैं, दर्दनाक मौत दी जाती है उस रस्तोगी परिवार को। तो आप समझ सकते हैं कितना वहां पर प्रताड़ित किया गया। और ये मोहल्ले वो थे, खासतौर से दीपा सराय का इलाका पूरा है, वहां पर पुलिस जाने से कतराती थी, पुलिस संकोच करती थी, कभी जाती नहीं थी वहां पर रहने वाले लोगों के अलकायदा से तार जुड़े थे। तो निश्चित रूप से स्थिति गंभीर है, जांच की जा रही है, NIA की भी मदद ली जाएगी इस मामले पे, और जैसे भी इस मामले के जहां तार जुड़े होंगे उन सब पर जांच चल रही है। जी विकास, अपडेट लेंगे आपसे 2 बजे जब सपा का प्रतिनिधिमंडल संबल पहुंचेगा, उस पर क्या अपडेट होगा आपसे फिर जुड़ेंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत जानकारी, धन्यवाद। चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय यौन उत्पीड़न मामले की जांच करने के लिए NCW की टीम जांच के लिए विश्वविद्यालय पहुंच गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता कुमारी, सेवानिवृत्त IPS प्रवीण दीक्षित रविवार रात चेन्नई पहुंचे थे। कमेटी तथ्यों का पता लगाने के लिए अधिकारियों, पीड़िता, उसके परिवार तथा गैर सरकारी संगठनों से बातचीत करेगी। 28 दिसंबर को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने आयोग की सदस्य ममता कुमारी, सेवानिवृत्त IPS प्रवीण दीक्षित तथा महाराष्ट्र के पूर्व DGP की सदस्यता वाली एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की, जो मामले की जांच करेगी और कार्रवाई की सिफारिश करेगी। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं रितेश, अभी क्या अपडेट है? क्योंकि NCW की टीम पहुंच चुकी है, अभी तक किन किन लोगों से मुलाकात NCW की टीम कर चुकी है? देखिए, जब अन्ना यूनिवर्सिटी में NCW की टीम गई तो उन्होंने सबसे पहले तो पीड़िता और अपने दोस्तों, उनके दोस्तों से मुलाकात की, उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी के प्रशासन के लोग जुड़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी का क्या रोल था, यूनिवर्सिटी ने इस घटना के बारे में कैसे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया कि नहीं लिया, इन सब चीजों की भी जांच इसी कमेटी को करनी है। और इसलिए जब पीड़िता से पहले मुलाकात की गई, पीड़िता से मुलाकात करने के बाद, उनके दोस्तों और घर वालों से मुलाकात करने के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन से बात की गई और मुलाकात करने के बाद टीम वहां से लौट गई।
जी, एसआईटी भी मामले की जांच कर रही है। रितेश, अभी तक और क्या तथ्य सामने आए हैं? देखिए, अभी जो एसआईटी जो अभी टीम गई है उसने अभी तक खुल के कुछ तो नहीं बोला है, लेकिन एसआईटी की जांच टीम में क्या क्या निकल के आ रहा है ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सूत्रों के हवाले से हमें कई जानकारियां मिल रही हैं, जिसमें एक जानकारी मैं बताना चाहूंगा कि जो इजी एक्सेस कैसे इस बंदे को अन्ना यूनिवर्सिटी में दाखिल होने दिया गया, तो वो इजी एक्सेस का एक कारण ये पता चल रहा है कि इस व्यक्ति ने 3 शादियां कर रखी थी और 3 में से एक जो पत्नी थी वो अन्ना यूनिवर्सिटी में काम करती थी। और यही एक कारण हो सकता है कि अंदर में कैसे आना है, कैसे प्रवेश करना है, अंदर में कौन से इलाके में कौन कौन से कैमरे काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये जानकारी तभी संभव है। और आप इस घटना को निडर होकर के, बेखौफ होकर के अंजाम यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर दें, ये तभी संभव है जब आपको अंदर के चप्पे चप्पे की भली प्रकार से जानकारी हो। रितेश, तो अभी देखना है कि जांच में आगे क्या निकल के आता है। जी रितेश, वैसे बड़ा आरोप एक बात अगर बता दूं कि तमिलनाडु में यह मुद्दा अब और राजनीतिक होता जा रहा है। जब से अन्नामलाई ने अपने पर कोड़े बरसाए हैं, तब से अन्य राजनीतिक पार्टियां भी इसमें आ गई हैं शामिल। कल ही एआईएडीएमके ने राज्य भर में प्रदर्शन किया और उसके 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। जी, अन्नामलाई ने बड़े आरोप लगाए एक तरह से डीएमके पर, यह भी कहा कि इस आरोपी को संरक्षण दे रही है डीएमके। साथ ही साथ जो विरोध प्रदर्शन है, अन्नामलाई आज की तारीख में युवाओं की एक आवाज बनकर उभर रही है। इस पूरे मामले को जिस तरह से लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे वो कोड़े मामले का मामला हो या फिर इस तरह का ऐलान करना कि वो नंगे पैर ही इस पूरे प्रदर्शन को करेंगे जब तक कि इस पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक चीज तो है, एक अन्नामलाई इस चीज को लेकर के मुखर होकर के सामने आए और उन्होंने सीधा सीधा उंगली डीएमके प्रशासन पे दिखाया है। हाँ, अब ये बात जो आपने पूछी कि क्या उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, इस बात का खुलासा आगे की जांच में ही हो सकता है। हालांकि जो अभी अपने सामने तथ्य और जो सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जो आ रहे हैं जानकारियां, उसमें उस व्यक्ति का संबंध डीएमके के कई नेताओं से बताया जा रहा है। कई ऐसे नेता जो उनके घर आकर के खाना पीना खाया है और उदयनिधि स्टालिन के साथ उसकी तस्वीर है, लेकिन सबने अपना खंडन यही किया है कि तस्वीर खिंचा लेने का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे उसके साथ करीबी संबंध है। तो इस चीज को भाजपा पुरजोर तरीके से उठा रही है, लेकिन वहीं विपक्ष इसे जो है धक बता रहा है कि उनका कोई नजदीकी साठगांठ नहीं है। लेकिन सवाल या निशान इस बात पे होता है, और कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस मामले को क्विक एक्शन क्यों नहीं लिया गया। और यदि शिकायत एफआईआर जो कोर्ट ने टिप्पणी की है कि एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें पीड़िता को ही आरोपी के तहत दिखाया जा रहा है, तो कोई ऐसा व्यक्ति क्यों नहीं था उस थाने में जो पीड़िता की मदद कर सके कि एफआईआर कैसे लिखा जाए। ठीक, तो कोर्ट ने भी कई ऐसे सवाल खड़े किए हैं जो सीधे सीधे डीएमके प्रशासन की पूरी कार्यशैली पर सवाल उठाता है, जिसमें शामिल है कि एफआईआर में किस तरह से पीड़िता को ही गुनहगार साबित करने की एक कोशिश की गई है। साथ ही जिस तरह से रितेश आप कह रहे हैं कि 3 आईपीएस महिला अधिकारियों की एसआईटी बनी, एसआईटी अपनी जांच कर रही है, महिला आयोग की टीम वहां पर मौजूद है, वो भी अपनी जांच कर रही है, तो तथ्य सामने आएंगे। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि पीड़िता के साथ रेप का जो आरोपी है उसको संरक्षण डीएमके दे रही है, ये बड़ा आरोप भारतीय जनता पार्टी डीएमके सरकार पर लगा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश पूरी जानकारी के लिए। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश भर में शोक की लहर है। देश 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मना रहा है। राष्ट्रीय शोक के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नए साल की पार्टी मनाने वियतनाम पहुंच गए हैं। कभी मनमोहन सिंह के अध्यादेश की प्रति फाड़ने वाले राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेता का भी सम्मान नहीं कर विंटर वेकेशन मनाने विदेश यात्रा पर चले गए। भाजपा ने राहुल गांधी के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में 7 दिन का शोक घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम अपने कार्यक्रमों को, सरकारी कार्यक्रमों को रद्द किया है। इस बीच में राहुल गांधी
विंटर वेकेशन या फिर नए साल के समारोह के लिए जो प्राप्त जानकारियां हैं उसके लिए वियतनाम पहुंचे हुए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी और कांग्रेस के पूरे दोहरे रवैये पर हमलावर है। जब पूरा देश डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहावसान पर राष्ट्रीय शोक मना रहा है, तब राहुल गांधी सुना है वियतनाम चले गए हैं, नए वर्ष की खुशियां मनाने चले गए हैं। और सब जान ही रहे हैं कि जब उनकी डॉक्टर मनमोहन सिंह की अस्थियां चुनने का समय आया तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता वहां नहीं गया। कांग्रेस के लोगों ने पाखंड पूरा किया कि हम बहुत डॉक्टर मनमोहन सिंह का सम्मान करते हैं, ना उनकी अस्थियां चुनने गए, ना उनकी अस्थियों के विसर्जन में गए, और अब वियतनाम पहुंच गए हैं 9 वर्ष का उल्लास मनाने के लिए। तो यह गांधी परिवार और कांग्रेस के पाखंड का पर्दाफाश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के इंदौर में आर्मी वॉर कॉलेज में सेना के अधिकारियों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के जवानों को आंतरिक तथा बाहरी खतरों पर पैनी नजर रखने का आग्रह किया। साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि भारतीय सेना हर वक्त हर परिस्थिति के लिए तैयार रहती है। आज का समय पूरी तरह से अलग है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेनाएं आमने सामने खड़े होकर ही युद्ध करें। इंफॉर्मेशन वारफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वारफेयर, प्रॉक्सी वारफेयर, इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर, स्पेस वारफेयर और साइबर अटैक जैसे अनेक अनकन्वेंशनल मेथड्स अब हमारे सामने एक चैलेंज की तरह खड़े हुए हैं। हाइब्रिड वारफेयर और ग्रे जोन वारफेयर हमारे चैलेंजेज में और भी इजाफा कर रहा है। देश दुनिया में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न होती है, कोई आपदा आती है, तो हमारी सेना वहां फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में काम करने के लिए पहुंच जाती है। और बात बदलते मौसम की। उत्तर भारत के कई राज्य ठंड की चपेट में हैं। 2 दिन हुई बारिश के बाद अब शीतलहर चल रही है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा भी देखा जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कई हिस्सों में भीषण शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिमी भारत में घने कोहरे के साथ कई हिस्सों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग ने आज से लेकर 1 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में भीषण शीतलहर चलने की संभावना जताई है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। नए साल यानी बुधवार को इन सभी राज्यों में शीतलहर चलेगी। तापमान में काफी गिरावट रहेगी। अगले 3 दिन यानी नए साल तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के कुछ हिस्सों में देर रात और सुबह के समय घने से लेकर बहुत घना कोहरा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की उम्मीद है। इसके चलते अगले कुछ दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। कश्मीर में मौसम की सबसे भारी बर्फबारी के कारण हवाई, रेल और सड़क यातायात बाधित हो गया है। लोगों को बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारी बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया है। बनिहाल और बारामूला के बीच ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। श्रीनगर से हवाई यातायात ठप हो गया है। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में लगातार बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट आया है। औली, हेमकुंड साहिब और चोपता जैसे लोकप्रिय स्थल बर्फ से ढक गए हैं। बद्रीनाथ और जोशीमठ नीति मार्ग सहित प्रमुख राजमार्ग बाधित हो गए हैं, जिससे संपर्क प्रभावित हुआ है। बारिश ने कर्णप्रयाग, थराली और नारायणबाग क्षेत्रों के कई गांवों में बिजली बाधित करके समस्याएं और बढ़ा दी हैं। दिल्ली में बादल छाए रहे और ठंड का मौसम रहा। आज भी दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहेंगे। आज भी शीतलहर चलेगी। इसके चलते तापमान में गिरावट आएगी। और आइए मौसम पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी अमरेंद्र। पूरे उत्तर भारत में जिस तरह का शीतलहर और ठंड का प्रकोप है, उसका बड़ा कारण ये माना जा रहा है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने पर्यटकों को खुश किया है, लेकिन उत्तर भारत के लोगों को ठंड की मार झेलने के लिए मजबूर कर दिया है।
ऋतु, बिल्कुल पूरे उत्तर भारत सहित दिल्ली एनसीआर में इस समय ठंड को अपने आगोश में ले लिया है। जहां एक और का बात करें पहाड़ी इलाकों में तो खासी बर्फबारी हो रही है, वहीं बीते दिनों पूरे देश भर में कई इलाकों में बरसात हुई, उसकी वजह से ठंडी हवाएं चल रही है और लगातार ठिठुरन का एहसास हो रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है, उनका कहना है कि आने वाले 2 दिन तक राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में कड़ाके की सर्दी पड़ेगी और कोल्ड डेज का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि सर्दी में जो दिन होगा वो खासा ठंडा होगा आने वाले 2-3 दिनों में, क्योंकि जो हवा की गति होगी खासी तेज होगी और जो टेम्परेचर है वो माइनस में गिरेगा। लेकिन इसका दूसरा एक असर, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मैं हूं और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर एक इसका दूसरा यह असर देखा जा रहा है कि जो राजधानी दिल्ली में लोग जो पर्यटक घूमने आए हैं उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि जो मौसम इस समय पहाड़ी इलाकों में है, राजधानी दिल्ली में उनको वो मौसम लुत्फ दे रहा है, वो इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो नए साल पे राजधानी में इस बार अपना नया साल मना रहे हैं, तो और उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो किसी हिल स्टेशन पर नहीं है। तो उनको इस पहलू से तो खासा अच्छा लग रहा है जो लोग पर्यटक हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लोग हैं उनको ठंड से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 2-3 दिनों में खासी ठंड पड़ेगी, ठिठुरन बढ़ेगी और कोल्ड डेज होंगे। इसमें 2 चीजें और होंगी। शाम के टाइम जो है कोहरा पड़ेगा, जिसकी वजह से जो लोग ड्राइव करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, उनको गाड़ी चलाते समय खासे जो बेहद इंतजाम रखने पड़ेंगे और स्पीड लिमिट को अपने हिसाब से उनको धीमे चलाना होगा। दूसरा, जो शाम के वक्त जो लोग मेन जो प्लेसेस हैं, जिसमें बात करें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, निजामुद्दीन, आनंद विहार या कुछ ऐसे जगहों पे जहां पे लोग खुले में रहते हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेके प्रशासन ने कुछ चेतावनी जारी की है और उनको लेके कुछ अलाव घर और शेल्टर्स होम बनाए हैं और ऐसे लोगों को शेल्टर्स होम में रहने के लिए बोला गया है शाम को, और उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रशासन ने उनको कंबल वितरण भी किया है। तो ये एक मोटे तौर पे कहें तो दिल्ली एनसीआर में आने वाले कई दिनों तक, यानी 3 दिन तो है ही है, जिसमें ठंड को अपनी आगोश में पूरी तरह से और भी ले सकती है और ठंडी हवाओं से राजधानी दिल्ली वासी को 2-4 और होना पड़ेगा। बिल्कुल अमरेंद्र, आप जिस तरह से बता रहे हैं ठंड टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का भी बढ़ा है, लेकिन आपके पीछे बिल्कुल साफ मौसम दिखाई दे रहा है, धूप दिखाई दे रही है, लोग पहुंचे हैं कर्तव्य पथ पर। एक तरह से और 24 घंटे के बाद नया साल शुरू होने वाला है। लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं कर पाई है अभी तक ठंड। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 45 दिन के महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। राज्य प्रशासन को दुनिया भर से 40 करोड़ से अधिक भक्तों की मेजबानी करने की उम्मीद है। ये 45 दिवसीय उत्सव भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक परंपराओं को प्रदर्शित करेगा। महाकुंभ नगर को हजारों टेंट और आश्रय घरों के साथ एक अस्थायी शहर में बदला जा रहा है। इसमें IRCTC के महाकुंभ ग्राम लग्जरी टेंट सिटी जैसे सुपर डिलक्स आवास शामिल हैं, जो आधुनिक सुविधाओं के साथ डिलक्स टेंट और विला की सुविधा देंगे। अच्छा काम होता है तो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कुछ लोगों को आंख में किरकिरी जो बोलते हैं वो होना स्वाभाविक है। जब बालू में हम अच्छा काम करेंगे तो बालू की रेत जो उड़ करके कुछ लोगों की आंख में वो किरकिरी बनने लगता है। यहाँ जैसा मैंने बताया कि 2013 में जो कुंभ हुआ था, महाकुंभ हुआ था, उसकी अपेक्षा लगभग सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने डबल किया है। जैसे उदाहरण 1.5 से डबल किया है। जैसे 2013 के महाकुंभ में सिर्फ 32,000 हेक्टेयर में पूरा महाकुंभ का क्षेत्र हुआ करता था, इस बार 40,000 के क्षेत्र में हो रहा है। और प्रयागराज में विदेशी संत का भी आना शुरू हो गया है। महाकुंभ में सनातन संस्कृति के भव्य उत्सव से देश भर के संतों के अलावा विदेश के संत भी मंत्रमुग्ध हैं। विदेशी संत महाकुंभ के दौरान हवन और अन्य तरह की पूजा विधि में शामिल होंगे। यज्ञ, हवन, ध्यान, इसमें विशेष रूप से अपने अपने कार्य के अनुसार कार्य करते हैं और नित्य ये लोग हवन करते हैं। अब जब कुंभ शुरू हो जाएगा तो इनका डेली रूटीन रहेगा
डे बाय डे अलग अलग शिष्य लोग हवन करेंगे। I came now for Kumbh. This is Sanskar. I just feel it inside. I feel it in my heart. Only Sanatana Dharma. This is my path. I don't have any ideas about it. It's just my heart. Our ashrams, Guruji's ashram, we have in Russia, in Ukraine, in Europe. Some our groups we have in America. तो सनातन धर्म के महाउत्सव महाकुंभ में शामिल होने के लिए विदेश से भी संत पहुंच रहे हैं। मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने 340 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 155 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा, लोकेश राहुल, विराट कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच 88 रन की अच्छी साझेदारी देखने को मिली। यशस्वी जायसवाल ने अर्धशतक पूरा करने में कामयाबी पाई। ऋषभ पंत 30 रन बनाकर आउट हुए। वहीं यशस्वी जायसवाल ने 84 रन बनाए। इन दोनों के अलावा और कोई बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल सका और पूरी टीम 155 रन बनाकर आउट हो गई। भारत के लक्ष्य सेन ने किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कांस्य पदक अपने नाम किया है। लक्ष्य ने कांस्य पदक के मैच में फ्रांस के एलेक्स लेनिए को मात दी। लक्ष्य ने मुकाबला 21-17, 21-11 से अपने नाम किया। इससे पहले लक्ष्य को सेमीफाइनल में चीन के हु जियान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। लक्ष्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता के जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हाल के वर्षों में कार्टर मेलानोमा सहित कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे थे। उन्होंने मानवाधिकार समर्थक, वंचितों की आवाज और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई वाले एक नेता के रूप में वैश्विक पहचान बनाई थी। जिमी कार्टर एक डेमोक्रेट थे जिन्होंने 1976 के अमेरिकी चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड को हराने के बाद जनवरी 1977 से जनवरी 1981 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यों और शांति स्थापना के उनके प्रयासों के चलते उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। जिमी कार्टर के निधन पर विश्व भर के नेताओं ने शोक जताया है। ब्रिटेन के शाही परिवार ने जिमी कार्टर को श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि वो अपने पीछे शांति और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने की विरासत छोड़ गए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कार्टर की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे एक सच्चे मानवतावादी थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी उन्हें याद किया। मानवीय कार्यों के लिए समर्पित रहा है जिमी कार्टर का पूरा जीवन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ है। विश्व भर के नेताओं ने जिमी कार्टर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। 100 साल की उम्र में जिमी कार्टर का निधन हुआ है। प्रधानमंत्री ने अपना ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि डीपली सैडेंड बाय द पासिंग ऑफ फॉर्मर यूएसए प्रेसिडेंट मिस्टर जिमी कार्टर, a statesman of great vision. He worked tirelessly for global peace and harmony. His contributions to fostering strong India-US ties leave a lasting legacy. My heartfelt condolences to his family, friends and the people of the US. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिमी कार्टर के निधन पर अफसोस जाहिर किया और उन्होंने एक्स पर अपना संदेश जारी किया। मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।